सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्वेदा फॉर यू बाय डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियां। मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी BAMS DAV यूनिवर्सिटी इंदौर से। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पहले बात की थी कि आयुर्वेद के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, तो वह प्लेलिस्ट बन गई है और महत्वपूर्ण बिंदुओं की कड़ी में आज का विषय है पौराणिक अथवा आयुर्वेद की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या लाइफ ऑब्जेक्ट, जो भी कहना चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि निर्जीव वस्तुओं की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद जानेंगे कि सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज के वीडियो में हम निर्जीव वस्तुओं की उत्पत्ति देखेंगे। सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम स्मरणार्थे, अर्थात इस संसार में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं पंच महाभूत से बनी हुई हैं। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, इन महाभूतों से बनी हुई हैं। तो पंच महाभूतों से वस्तुएं कैसे बनी, अर्थात ये नदी, पहाड़, धरती, पत्थर, लोहा, कंकड़ इत्यादि वस्तुएं कैसे बनी, तो ध्यानपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और अंत में हम सभी बातों को आज के विज्ञान से भी कंपेयर करेंगे। तो सर्वप्रथम पंच तन्मात्राएं थीं। पंच तन्मात्राओं के नाम भी वही थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश तन्मात्रा अर्थात शून्य स्थान, जिसका गुण है शब्द। वायु अर्थात गति, जिसका गुण है स्पर्श। अग्नि अर्थात चार्ज या ऊष्मा, जिसका गुण है रूप। जल अर्थात आकर्षण, पावर ऑफ अट्रैक्शन, जिसका गुण है रस। और पृथ्वी अर्थात भार या मास, जिसका गुण है गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को, ताकि आगे समझने में आपको थोड़ी सी सहूलियत हो। महर्षि कणाद के अनुसार ईश्वर ने जब सृष्टि रचना करने की सोचा, तब उस ईश्वर की इच्छा से सभी तन्मात्राओं में के जो सूक्ष्म कण थे वो आपस में जुड़ने लगे। सभी तन्मात्राओं के 2-2 अणु आपस में जुड़कर द्विअणुक बन गए। जैसे आकाश तन्मात्रा के 2 कण आपस में मिलकर आकाश द्विअणुक, और वायु के 2 कण आपस में मिलकर वायु द्विअणुक। इसी तरह से 5 तन्मात्राओं के द्विअणुक बन गए। फिर ये जो द्विअणुक थे, 3-3 द्विअणुक आपस में मिलकर त्रसरेणु बने। जैसे आकाश के 3 द्विअणुक आपस में मिलकर आकाश त्रसरेणु, वायु के 3 द्विअणुक आपस में मिलकर वायु त्रसरेणु बने। अब त्रसरेणु से महाभूत कैसे बने, जरा ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम आकाश त्रसरेणु के 2 कण आपस में मिलकर आकाश महाभूत बन गए, जिसका गुण था शब्द, वही जो तन्मात्रा का गुण था। फिर आकाश महाभूत में वायु त्रसरेणु मिला और ये दोनों मिलकर वायु महाभूत का निर्माण किए, जिसका गुण हुआ
शब्द और स्पर्श, मतलब पहला वायु का गुण और साथ में आकाश का गुण, दोनों मिलकर बने हैं, इसलिए दोनों के गुण यहाँ पे परिलक्षित होंगे। तत्पश्चात वायु महाभूत में अग्नि त्रसरेणु मिला और अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण हुआ शब्द, स्पर्श और रूप। इसी तरह से अग्नि महाभूत में जल त्रसरेणु मिक्स हुआ और जल महाभूत बना, जिसका गुण हुआ शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब अंत में पृथ्वी महाभूत बना। जल महाभूत में पृथ्वी त्रसरेणु मिला और पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई, जिसमें पांचों गुण उपस्थित थे, अर्थात रस, स्पर्श, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस तरह से पांचों महाभूत की उत्पत्ति हुई। परंतु अभी तक यह महाभूत द्रव्य की रचना करने में सक्षम नहीं थे। कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कोई मैटर बनाने के लिए ये रेडी नहीं थे। द्रव्य की रचना के लिए एक बार पुनः इन पांचों महाभूत एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे से फिर से मिक्सअप होते हैं, जिस प्रक्रिया को पंचीकरण या अन्यानुप्रवेश कहते हैं। इस प्रक्रिया में अलग अलग द्रव्य बनाने के लिए अलग अलग अनुपात में पांचों महाभूत एक दूसरे से संयोग करते हैं। जैसे सोना बनाने के लिए अलग अनुपात में एक दूसरे में प्रवेश करेंगे, लोहा बनाने के लिए अलग अनुपात में। पंचीकरण के बाद द्रव्य जिस रूप में बनकर तैयार होता है उसे हम द्रव्य की न्यूनतम इकाई कहते हैं, अर्थात आज के आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो परमाणु या एटम। शायद यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक बार पुनः आरंभ से समझने की कोशिश करिएगा। उसको मैं फिर से कहने वाला नहीं हूँ, आपको वीडियो पुनः प्रारंभ से देखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि महर्षि कणाद ने एक एटम के अंदर भी इतनी सारी प्रक्रिया बता डाली। मुझे पता है कि अब भी आपको महर्षि कणाद के विश्लेषण में शंका हो रही है। तो चलिए आज के आधुनिक एटम का विश्लेषण आधुनिक तरीके से, परंतु महाभूतों के गुणों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। आप लोगों ने विज्ञान में एटम की संरचना देखी होगी। एटम के मध्य में आपने देखा होगा एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट बने रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसे अब आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के नज़रिए से देखते हैं। हर एटम का अपना एक एटॉमिक मास होता है, जो कि भार को दर्शाता है, और यह पृथ्वी का गुण है, अर्थात पृथ्वी की प्रेजेंस यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है, अर्थात विद्युतीय शक्ति, जो अग्नि को दर्शाता है, मतलब अग्नि महाभूत की प्रेजेंस यहाँ है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट में घूमना या गति करना, तो गति वायु की प्रेजेंस को बताता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंध कर रहते हैं, एक बॉन्डिंग बना के रखते हैं, जिसे हम आकर्षण कह सकते हैं, और यह आकर्षण जल महाभूत को प्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस एवं ऑर्बिट के बीच में एक शून्य स्थान होता है, जो कि आकाश महाभूत की उपस्थिति दर्ज कराता है। अर्थात एक एटम में यह पांचों महाभूत उपस्थित रहते हैं। अब किसी एटम का आपने देखा होगा कि मास ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे पृथ्वी महाभूत अधिक है अन्य चार महाभूतों से। किसी एटम में चार्ज ज़्यादा होता है, अर्थात अग्नि महाभूत अधिक है
अन्य 4 महाभूतों से। किसी एटम में बॉन्डिंग करने की शक्ति ज़्यादा होती है, अर्थात जल महाभूत अधिक है वहाँ अन्य 4 महाभूतों से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये 5 महाभूत पंचीकरण के दौरान अलग अलग द्रव्य में अलग अलग अनुपात से एक दूसरे में मिलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, महर्षि कणाद के अनुसार का तब का कण हो या आज का एटम हो, दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एटम की खोज कई हजार वर्षों पहले महर्षि कणाद ने कर ली थी, परंतु हमने उसे पहचाना अभी, क्योंकि उसका एक कारण है। हम लोग महर्षि कणाद के कण को एक धार्मिक और डाल्टन के एटम को वैज्ञानिक मानते हैं। हमने महर्षि कणाद के कण को कभी वैज्ञानिक माना ही नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। परंतु आपको यह विषय कैसा लगा यह सूचित अवश्य करिएगा, और इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि निर्जीव से सजीव कैसे बने। तब तक के लिए नमस्कार।